नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज शाम 6:36 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार के बीच युद्ध का ऐलान हो चुका है और अब यह ऑल आउट वॉर होगी। नरेंद्र मोदी ने आज गांधी परिवार पर अब तक का सबसे तीखा, सबसे बड़ा और सबसे सटीक हमला किया है। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को चुभने वाली बातें कही। गांधी परिवार ये 96 मिनट पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। मोदी ने सीधा कहा कि इस परिवार का पुश्तैनी धंधा ही चोरी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी परिवार ने गांधी सरनेम भी एक गुजराती से ही चुराया है। और इसके बाद आज मोदी ने कुछ कांग्रेसी नेताओं का फेवरेट नारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये कहकर, बार बार कहकर, करीब 18 बार कहकर कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। और आखिर में मोदी ने सबसे बड़ा सच कहा। राहुल गांधी को दरअसल बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, राहुल गांधी को आरएसएस से भी प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी को चाहिए प्रधानमंत्री की कुर्सी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। पिछले 12 साल से राहुल गांधी पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए छटपटा रहे हैं, इसीलिए वो हर हाल में मोदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बारे में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी ने ऐलाने जंग कर दिया है। दुश्मनों के लिए आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। चीन चीन चिल्लाने वाले, बात बात पर किताब दिखाने वाले राहुल सुन लें, बंगाल में बैठी ममता भी सुन लें, यूपी में बैठे अखिलेश भी सुन लें। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है। 370 की दीवार गिरा दी इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया क्या? इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? अब नरेंद्र मोदी छोड़ने के मूड में नहीं है। अब मोदी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे? तुम केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कितना दुनिया को धोखा दोगे? आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? 24 घंटे के अंदर 2 तस्वीरें आई, एक लोकसभा की, दूसरी राज्यसभा की, और दोनों ही तस्वीरों में काफी सिमिलरिटी भी नजर आई। लोकसभा में मोदी को रोकने के लिए राहुल ने क्या क्या नहीं करवाया। राहुल और प्रियंका के इशारों पर कांग्रेस की 7 महिला सांसद मोदी की कुर्सी तक पहुंच गईं। 7 में से 3 तो दलित महिला सांसद थीं, जिन्हें राहुल ने आगे भेजा, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर को मोदी से कहना पड़ गया, आप मत आइए, विपक्ष कुछ भी गलत कर सकता है। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। राज्यसभा में भी कांग्रेस और उसके पार्टनर्स की तरफ से बिल्कुल ऐसी ही कोशिश की गई। हंगामा किया गया, नारे लगवाए गए, मोदी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, तरह तरह के पैंतरे आजमाए गए, लेकिन विपक्ष भूल गया कि मोदी की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं है, और मोदी जब जब गरजते हैं तब तब विरोधी खून के आंसू ही रोते हैं। आदरणीय सभापति जी, बड़ी दर्दनाक लोकसभा की घटना है, और शायद हताशा निराशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना, और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे, और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। मोदी विरोधी इकोसिस्टम के प्लान की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। रविवार सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया गया। पूरे 87 मिनट तक लोकसभा के अंदर और बाहर शांति बनी रही, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। इसके बाद अचानक राहुल के हाथ में एक किताब आ गई, और उस किताब के जरिए मोदी पर टारगेटेड अटैक शुरू हो गए। चार दिन से राहुल गांधी वही किताब लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। कैमरा देखते ही किताब लहराने लगते हैं। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही। राहुल गांधी हिंदुस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ को कंधे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो किताब छपी नहीं उसे हथियार बनाकर मोदी पर निशाना लगाए जा रहे हैं। राहुल और उनकी पार्टी कभी अमेरिका चली जाती है, कभी ट्रम्प चिल्लाती है, मोदी को कायर, डरपोक, ना जाने क्या क्या बताती है, और जब इससे मन नहीं भरता तो देख लीजिए, कांग्रेस के नेता अपनी टाइमलाइन पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री के लिए कितना आपत्तिजनक पोस्टर फैलाते हैं। मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसी कैसी भद्दी भद्दी और घिनौनी तस्वीर घुमाते हैं। राहुल ने कांग्रेस के जिस नेता से ये पोस्टर घुमाया वो कांग्रेस के सोशल मीडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। सबूत आपके सामने है।
यानी कभी अमेरिका की फाइल, कभी चीन की फाइल, कभी ट्रंप की फाइल, तो कभी जिनपिंग की फाइल। राहुल और उनका गैंग 4 दिनों से यही फाइलें घुमा रहा है। आभार व्यक्त करने के लिए। और राहुल की इस पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का मकसद क्या है? मकसद है नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठाना, नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना। लेकिन राहुल ये भूल जाते हैं कि ये नरेंद्र मोदी हैं, जिनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों एकदम साफ है, कहीं कोई दाग नहीं है और ये 100% सही है। और यही बात राहुल को समझ में नहीं आ रही। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? इनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट है। एक 140 करोड़ देशवासियों के सपने, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं, देश के नौजवानों के संकल्प, इनके लिए हम जीते हैं, इनके लिए सरकार चलाते हैं। सत्ता हमारे लिए सुख का रास्ता नहीं है, सत्ता हमारी लिए सेवा का माध्यम है। और इनका तो हाल ये केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। दर्द जुबान पे आ रहा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसे देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद जिस इंसान पर हो, कोटि कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। ये देश की शक्ति, आशीर्वाद रूपी कवच, माताओं बहनों का मेरे प्रति जो भाव रहा है, जिस श्रद्धा भाव से मैंने माताओं बहनों की सेवा करने का काम किया है, जिनको कोई पूछता नहीं था, उसको मोदी पूजाता है। यही कारण है, और ये आशीर्वाद ही है जो इनको चूभते हैं और इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी की प्रॉब्लम ही यही है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। पुराने कांग्रेसी भी यही बताते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं और कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल को ऐसे प्रमोट करता है जैसे देश में राहुल जैसा कोई नेता ही नहीं है। जननायक से लेकर महानायक तक, संविधान रक्षक से न्याय योद्धा तक, यहां तक कि पीपल्स पीएम तक, कांग्रेस में मौजूद राहुल प्रेमी ना जाने क्या क्या तमगा उन्हें सोशल मीडिया पर दे चुके हैं। कांग्रेस के इकोसिस्टम को लगता है कि राहुल गांधी के लिए कोई नियम ही नहीं है, वो नियम से भी परे हैं। मोदी विरोधी गैंग को लगता है कि राहुल जो चाहे वो सही है, राहुल जो करें वो अपने हिसाब से करेंगे। राहुल की खींच भी यही है कि वो बार बार, हर बार मोदी से हार रहे हैं। 14, 19, 24 में मोदी के आगे सरेंडर कर चुके हैं और इस वक्त सारे पोल, सारे सर्वे भी यही बता रहे हैं कि राहुल 29 भी हारेंगे, मोदी के सामने टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस की परेशानी कुछ और है, ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे। अब उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा,
लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। और इसीलिए कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के शाही परिवार को देश ने दशकों तक अवसर दिया है। ऐसा नहीं है, देश ने आपके लिए भी अपना भविष्य दांव पे लगाया था, लेकिन आपने गरीबी हटाओ के नारे लगाए, गुमराह किया। लाल किले पर से कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री के भाषण में गरीबी हटाने की बात ना आई हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने के लिए क्या किया, वो एक बार भी नहीं आया। वो नारे से अधिक कुछ नहीं था उनका। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया। कौन डरपोक है, कौन कायर है, कौन कॉम्प्रोमाइज करता है, कौन सरेंडर करता है, कौन झूठ बोलता है, आज देश ने यह कैमरे पर देख भी लिया, सुन भी लिया। मोदी के सियासी दुश्मन आज भी पूरा प्लान बनाकर आए थे, मोदी को बोलने से रोकने के लिए, मोदी को टोकने के लिए, मोदी पर चीखने चिल्लाने के लिए। कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टनर्स पहले से तय की गई स्ट्रेटजी के साथ सदन में पहुंचे थे। जैसे ही राज्यसभा में मोदी की एंट्री हुई, विपक्षी खेमे ने हंगामा शुरू कर दिया। आभार व्यक्त करने के लिए मोदी की आवाज देश तक ना पहुंचे, इसलिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन हिज लेग्स, प्लीज आप बैठिए। और इसकी पूरी रणनीति सदन के बाहर ही तय हो गई थी। कौन क्या करेगा, कैसे हंगामा करेगा, कैसे शोर मचाएगा, मोदी पर कैसे हमला किया जाएगा, सबको पहले से ही ब्रीफिंग दे दी गई थी। कल की तरह आज भी शाम 5 बजे मोदी की स्पीच का वक्त मुकर्रर था, लेकिन विपक्ष ने तानाशाही नहीं चलेगी और एलओपी को बोलने दो जैसे नारों के साथ मोदी की स्पीच को डीरेल करने की कोशिश की, मगर मोदी नहीं रुके। और फिर जो हुआ अब वो देखिए। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। जो नौजवान बहुत लोग हैं, जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा। उधर मोदी ने धुआंधार अंदाज में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जैसे कांग्रेस की पोल खोलनी शुरू की, कांग्रेस के शातिर दिमाग राहुल का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। विपक्ष बोरिया बिस्तर समेट कर राज्यसभा से वॉकआउट कर गया। और इसके बाद सोशल मीडिया पर वही हुआ जिसका जिक्र मोदी ने किया। मोदी ने कहा था कि मेरी स्पीच के बाद कांग्रेस वाले कहेंगे कि देखो मोदी राज्यसभा में रोने लगा। अब कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए, एग्जैक्टली वही हुआ जिसका इशारा मोदी ने किया। प्रधानमंत्री आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। राहुल ने मोदी के मंत्री को गद्दार कहा तो मोदी ने उसे शातिर युवराज यानी राहुल के दिमाग की उपज बता डाला। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका।
और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? जो कांग्रेस 4 दिन से भारत अमेरिका डील पर अफवाह फैला रही है, विवादित एआई वीडियोस वायरल करा रही है, मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए, ये नैरेटिव बना रही है, मोदी डर गए, मोदी ट्रंप के आगे झुक गए, ये बकवास फैला रही है। आज उस कांग्रेस की चोरी मोदी ने एक्सपोज कर दी। गांधी खानदान ने क्या चुराया, मोदी ने आज इसकी भी डिटेल देश के सामने रख दी। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। नरेंद्र मोदी का ये जवाब राहुल कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन राहुल के साथ साथ आज मोदी ने बंगाल में ममता की जमीन भी हिला दी। इतनी तगड़ी तैयारी थी। कुछ घंटे पहले की ये तस्वीर याद कीजिए। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ी होकर घुसपैठियों के फेवर में दलीलें दे रही थी, लेकिन ममता को यह रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मोदी उनकी इस एक तस्वीर के जरिए पूरे बंगाल तक अपना मैसेज पहुंचा देंगे। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? यानी आज नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1.5 घंटे की स्पीच में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम के 4 दिनों से फैलाए जा रहे सारे के सारे प्रोपेगेंडा पर पानी फेर दिया। मोदी ने ऐसा करारा जवाब दिया और इसके बाद मोदी के हर सियासी विरोधी की टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाली स्लोगन का वर्णन जिस अंदाज में किया, जिस तरह मोदी ने अपना एक एक काम गिनाया और देश को बताया कि मेरे काम करने की वजह से ही, देश को नई बुलंदियों तक ले जाने की वजह से ही राहुल और दूसरे विरोधी उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। मोदी के इस नैरेटिव ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है। विपक्ष 1.5 घंटे में ही हक्का बक्का रह गया है। गाजियाबाद के ट्रिपल सिस्टर सुसाइड केस में आज ऐसी ऐसी बातें पता चली जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे। आज पता चला कि 3 बहनों की 3 मां थीं। फ्लैट नंबर 907 में 3 कमरे थे, लेकिन तीनों बेटियां एक ही कमरे के अंदर बंद रहती थीं। मोबाइल देखती थीं, गेम खेलती थीं और दीवार पर कुछ कुछ लिखती रहती थीं और फिर उसे मिटा भी देती थीं। इन 3 सिस्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा था? फ्लैट नंबर 907 की सिस्टर्स
दीवार पर क्या क्या लिखी हुई थी, दीवार पर रोती हुई इमोजीज के पीछे की कहानी क्या है, आप देखिए ये रिपोर्ट। Make me a heart of broken. I'm alone. My life is very, very alone. पूजा घर, एक पॉकेट डायरी, रोती इमोजी, एक पापा, 3 मम्मी। फ्लैट नंबर 907 का रहस्य खुलेगा। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 907, जिसके अंदर बंद है 3 बहनों, निशिका, प्राची और पाखी की आत्महत्या की कहानी। वो कहानी जिसमें अकेलापन है, उदासी है, बेबसी है। सवाल ये है कि क्या इन बेटियों की मौत की वजह सिर्फ कोरियन गेम थे? 3 लड़कियां किस मानसिक दौर से गुजर रही थी, ये उनके कमरे की दीवारें बयां कर रही हैं। मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन मतलब मुझे टूटे हुए दिल का बना दो। आई एम अलोन मतलब मैं अकेली हूं। माई लाइफ इज वेरी वेरी अलोन यानी मेरी जिंदगी बहुत अकेली है। इन लाइनों पर लगे एक एक क्रॉस को देखिए। दरअसल हर एक क्रॉस मौत का काउंटडाउन था। इन शब्दों के साथ बने दिल के टूटने की कहानी थी। क्रॉस का हर निशान बता रहा था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था। हर क्रॉस ये बता रहा है कि उनके दिमाग में कितनी बार सुसाइड का ख्याल आया होगा। और फिर वो दिन भी आया जब उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी इबारत दीवार पर लिख दी, मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। और इस आखिरी लाइन में कोई क्रॉस नहीं है। 3 बेटियों ने बार बार सिग्नल दिया कि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन परिवार उसे समझ नहीं पाया। आप उनके कमरे में अक्सर जाते थे क्योंकि उनकी दीवारों पर क्रॉस बना हुआ था। उस क्रॉस का क्या मतलब है? अक्सर जाते थे हम। उस क्रॉस का मतलब वही है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मतलब। स्क्विड गेम देखा ना, स्क्विड गेम जी, वो क्रॉस सिंबल होता है, वो भी वही है। लेकिन वो गेम ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा वो बच्चे वो गेम खेलते नहीं खेलते, लेकिन जिस हिसाब से बन रहा है दीवार पे तो आप भी सोचोगे कि होगा कुछ ना कुछ। बाकी वो पूरे एडिक्ट थे कोरियन पर्सनैलिटी में। बेटियों के पिता को क्रॉस के निशान का कोरियन कनेक्शन तो समझ में आया, लेकिन उस क्रॉस के नीचे साफ साफ भाषा में लिखी गई दिल की बात उन्हें नहीं दिखी। असल में फ्लैट नंबर 907 के अंदर कई उलझी हुई जिंदगियां एक साथ रह रही थी। एक पिता, 3 मम्मी और 5 भाई बहन। हर रिश्ता कितना उलझा हुआ था उसे समझना है तो फ्लैट नंबर 907 के अंदर रह रहे लोगों के बारे में जान लीजिए। 3 लड़कियों के पिता चेतन कुमार ने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी सुजाता, दूसरी पत्नी हिना और तीसरी वाइफ टीना। चेतन कुमार की तीनों बीवियां सगी बहनें हैं। पहली वाइफ सुजाता से चेतन की एक बेटी निशिका और एक बेटा लविश है। दूसरी पत्नी हिना की भी 2 बेटियां हैं, प्राची और पाखी। तीसरी पत्नी टीना की भी एक बेटी है, दिव्यांशी, जिसे तीनों लड़कियां देवू कहती थीं। सुजाता से चेतन की शादी 18 साल पहले हुई थी, लेकिन सुजाता को जब तक कोई बच्चा नहीं हुआ तो चेतन ने उनकी बहन हिना से दूसरी शादी की। शादी के बाद हिना को 2 बेटियां हुईं और सुजाता के भी 2 बच्चे हो गए। दोनों बहनें एक साथ फ्लैट नंबर 907 में रहती थीं। पिछले साल सुजाता और हिना घर छोड़कर चली गईं। चेतन ने टीला मोड़ थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। असल में सुजाता और हिना के घर छोड़ने की वजह चेतन की तीसरी शादी थी। हालांकि कुछ वक्त बाद दोनों बहनें घर वापस आ गईं। अब आपको फ्लैट नंबर 907 के अंदर ले चलते हैं। चेतन कुमार ने यह फ्लैट किराए पर ले रखा है। 3 रूम के इस फ्लैट में 3 कमरे और एक कॉमन एरिया है। इस घर में अंदर एक साथ 8 लोग रहते हैं। इस घर में 3 कमरे में एक पत्नी के साथ चेतन, उनका बेटा सोते थे। दूसरी पत्नी और 3 बेटियां अलग अलग कमरे में सोते थे, जबकि तीसरी वाइफ और उनकी बच्ची अलग कमरे में। सुसाइड वाली रात इन बच्चियों ने मां का फोन अपने पास रख लिया था, लेकिन आधी रात में उनसे फोन छीन लिया गया।
फोन छीन लेना ही इन बच्चियों को ट्रिगर कर गया। सुसाइड का जो ख्याल इनके दिमाग में लंबे वक्त से चल रहा था, उसके लिए उसी रात को चुन लिया। हम सो रहे थे सारे। उस दिन शाम को ही मैंने उनसे फोन छीना था, तो मैंने कहा फोन नहीं चलाओगे, आंखें सूज रही हैं। तब भी वो रात में फोन ले गए 12 बजे, 11 बजे करीब फोन ले गए थे। 1 बजे करीब मैं दोबारा फोन मतलब मैंने वाइफ को बोला फोन लेके आ गई, फोन लेके इनसे वो फोन लेके आ गई। उसके बाद में हम सो गए सारे। बच्चों ने भी ऐसा नाटक करके दिखाया, हम सो रहे, कंबल ओढ़ लिए मुंह पे, सो ही नहीं थे वे। लेकिन बच्चियों का दिमाग एक दिन में नहीं भटका। इसकी स्क्रिप्ट तो पिछले 5 साल से धीरे धीरे तैयार हो रही थी। असल में चेतन कुमार स्टॉक ट्रेडिंग का काम करते हैं। 2020 से उनका परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। तंगी की वजह से 3 लड़कियों का स्कूल भी छूट गया। पिछले 5 साल में तीनों लड़कियां घर पर ही रहती थी। 3 साल पहले ये परिवार इस सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। इस घर की कम जगह, तीनों की जिंदगियों का खालीपन उन्हें एक दूसरे के पास ले आया। ये कमरा जिसकी दीवारों पर उनके दिल का दर्द लिखा है, वही उनकी जिंदगी बन गया। निशिका 16 साल की थी, प्राची 14 साल की और पाखी सिर्फ 12 साल की। इनमें 2 सगी बहनें हैं और एक सौतेली, लेकिन इसके बावजूद तीनों की जान एक दूसरे में ही बसती थी। ये कमरा, मोबाइल, कोरियन गेम और लाइफस्टाइल, इन्होंने अपने आसपास अपनी एक वर्चुअल दुनिया बना ली थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि परिवार में किसी को बच्चियों में आ रहे इस बदलाव का पता भी नहीं चला। मैं भी अपना काम में बिजी रहता था, मुझे खुद नहीं पता लगा कि क्या था ये। मुझे खुद बताया गया कि ये एक एडिक्ट हो गए थे बच्चे तुम्हारे। अब एडिक्ट किसका होता है बंदा? हम भी शक्तिमान देखते थे बचपन में, हम तो एडिक्ट नहीं हुए ना। इससे पहले आपको कब पता चला कि वो बच्चे जो है एक साथ जा रहे हैं बाथरूम को, एक साथ सो रहे हैं? ऐसे मैंने नोट तो किया था, खा रहे हैं, ऐसे मैंने नोट तो किया था, ठीक है। मैंने समझाया भी, बेटा ये क्या है? पापा हम एक साथ ही जाते हैं। पापा वो एक वॉशरूम जा रही है, मैं हाथ धो रही हूँ और एक मुंह धो रही है। मैंने चलो ठीक है। पापा हम एक साथ ही खाते हैं। मैंने चलो भी ठीक है। कह रहे उन्होंने कुछ इस टाइप का भी कहा कि पापा गांधी जी के 3 मंदिर भी होते हैं ना, सुनते हैं एक साथ ही। मैं ठीक है, मैंने भी ध्यान ना दिया। कोरियाई दुनिया इनके दिमाग पर इतनी हावी हो गई कि इन्होंने अपने नाम भी बदल लिए। निशिका ने अपना नाम मारिया रख लिया, प्राची ने अलीसा और पाखी ने अपने लिए सिंधी नाम चुन लिया। मेरे बच्चों ने अपना नाम भी चेंज कर लिए थे, नाम कोरिया नाम रख रखे थे। बताओ, ये मुझे उस दिन रात को पता लगा। इतना सब कुछ पहले पता रह जाता, मैंने साइकियाट्रिस्ट को किसी न किसी को दिखाता। घर में इन तीनों के अलावा 5 लोग थे, लेकिन जिस परिवार की इन्हें जरूरत थी वो कहीं और ही उलझा हुआ था। मौत से पहले पॉकेट डायरी में लिखे इन शब्दों को गौर से देखिए। वी आर लव कोरियन, लव लव लव, सॉरी टू लाइफ स्टोरी। इस डायरी में जो कुछ लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ। आई एम रियली सॉरी पापा, सॉरी पापा। लो, छुड़वाओगे हमसे कोरियन? कोरियन हमारी जान थी, तो तुमने हिम्मत भी कैसे करी हमसे हमारी जान छुड़वाने की? तुम नहीं जानते थे हम उन्हें कितना चाहते थे। लो, अब देख लिया सबूत। अब तो यकीन हो गया, जितना हम कोरियन एक्टर के पॉप ग्रुप को चाहते थे ना, उतना हम तुम घर वालों को भी नहीं चाहते थे। इन तीनों लड़कियों के पास अकेलापन बांटने के लिए सिर्फ एक दूसरे का साथ था। 3 साल इस सोसाइटी में रहने के बावजूद किसी ने इनको दूसरे बच्चों के साथ खेलते, बात करते नहीं देखा। लेकिन चेतन को लगता है कि ये भी कोरियन गेम्स की ही वजह से हुआ। बच्चे हमारे खुद ही जाते नहीं थे, और वो यूं नहीं जाते थे। मैं रीजन बताता हूँ, उन्हें कोरिया के फ्रेंड कोरिया से पसंद था। अब ऐसा एडिक्ट हर कोई नहीं होगा ना सोसाइटी में। बच्चों ने नीचे लड़कियों से बात भी करी है कि तू कोरिया की फ्रेंड है, और तू कोरिया की फैन है कि मैं नहीं हूं, कौन कोरिया? बच्चों ने बात ही नहीं करी। ये देख लो, जब मैं उन्हें मना करता हूँ क्या कोरिया, तुम इंडियन हो, तो वो रोने लग जाते थे। इन तीनों लड़कियों ने अपने आसपास एक ऐसा बबल बना लिया था जिसमें रियल वर्ल्ड की कोई जगह नहीं थी। प्राची ही उन्हें कमांड कर रही थी, निशिका और पाखी उसे फॉलो कर रही थी। 2 दिन पहले मुझे एक बार को चौंकाया था, तो मैंने उन्हें सोचा भी था कि भाई वो बात क्या थी जब आप चौंके थे? मैंने कहा कि जो बीच वाली लड़की थी जो टीम लीडर बनी हुई थी जी, उसने ये कहा कि पापा ये दोनों खाना नहीं खाएंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे? बाप मैं हूँ बेटा, मैं तुम दोनों खा गई। कह रही मैं ये वाली सब्जी नहीं खाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं, तेरे दूसरी बनवाया था। उनने उन दोनों को भी खाने खा दिया। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि भाई इनकी कमांड में है कुछ। प्राची, निशिका और पाखी में बिहेवियरल चेंज आ रहे थे, लेकिन ना तो पिता ने और ना ही माओ ने उन बदलावों को महसूस किया। उल्टा ये बच्चियां फिजिकल टॉर्चर का शिकार बनी।
पॉकेट डायरी में लिखे अपने सुसाइड नोट में इन लड़कियों ने इसका जिक्र किया है। हम क्या तुम्हारी मार खाने के लिए जिए इस दुनिया में? नहीं भाई, मार से बढ़िया तो हमें मौत ही अच्छी लगेगी। तीनों लड़कियां दिमागी अवसाद से गुजर रही थी। उन्हें प्यार की जरूरत थी, अपनेपन की जरूरत थी, लेकिन उलझे हुए रिश्तों की बुनियाद पर खड़े इस परिवार में ये सब नहीं था। घर में हुई मम्मी पापा की जिंदगी, शादी का रिश्ता, सब कुछ उन्हें बेमानी लगता था। शादी के नाम से तो हमारे दिल में टेंशन होती थी। हम पसंद और प्यार करते थे कोरियन से, और शादी इंडियन आदमी से कभी नहीं। ऐसे तो हमें खुद से भी उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए हमने खुदकुशी कर ली। सॉरी पापा। यही लिखा है कि हमें कोरिया जाने से रोक रहे हो तुम, ठीक है जी। और वो हमसे कहते थे कि कोरिया हमारी जान है जी। मैंने कहा कि हम कोरिया शादी करेंगे जी। मैंने कहा ये बताओ कोरिया क्या करना जाके। अब ये बताओ, कोरिया हमने तो उनके दिमाग में डाला नहीं है जी। आप बताओ, कोई भी बाप अपने बच्चों के दिमाग में कोरिया पूरे डालेगा? मैंने उनसे खाली फोन लिया था, ठीक है, और कोरिया कोरिया करके वो उन्होंने कर दिया काम। सवाल ये है कि क्या प्राची, पाखी और निशिका की मौत का जिम्मेदार सिर्फ कोरियन गेम है? क्या सिर्फ मोबाइल ने इन बढ़ती उम्र की बच्चियों की जान ले ली? फ्लैट नंबर 907 में पिछले 3 साल से एक कमरे में 3 जिंदगियां अपने लिए प्यार तलाश रही थी। वो प्यार जो उन्हें रियल वर्ल्ड खून के रिश्तों से नहीं मिला, और फ्लैट नंबर 907 की अकेली जिंदगी उन्हें मौत के करीब ले गई।